इमेजिन करो कि हमारे अर्थ की तरफ एक एस्टेरॉयड आ रहा है, तो हम उस एस्टेरॉयड से होने वाले इम्पैक्ट से बचने के लिए किस टेक्निक का यूज करेंगे और नासा के डार्ट मिशन में किस टेक्निक का यूज किया गया था, ये सब आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। ये है हमारी सबसे पहली और सबसे कॉमन टेक्निक, काइनेटिक इम्पैक्टर। इसमें एक स्पेसक्राफ्ट को हाई स्पीड से उस एस्टेरॉयड से टकराया जाता है जो हमारी अर्थ की तरफ आ रहा होता है। इस टक्कर से स्पेसक्राफ्ट की एनर्जी यानी उसका मोमेंटम उस एस्टेरॉयड में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे उस एस्टेरॉयड की स्पीड और डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज आता है और एस्टेरॉयड में ये थोड़ा सा बदलाव हुई हजारों मील बाद टाइम के साथ उस एस्टेरॉयड को हमारी अर्थ से दूर कर सकता है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि नासा के डार्ट मिशन में इसी टेक्निक का यूज किया गया था। इस डार्ट मिशन में साइंटिस्ट ने इस टेक्निक का यूज ये टेस्ट करने के लिए किया था कि क्या हम फ्यूचर में आने वाले एस्टेरॉयड को टक्कर मारकर उसका रास्ता बदल सकते हैं, जिसमें एक बाइनरी एस्टेरॉयड सिस्टम मतलब दो एस्टेरॉयड का जोड़ा, इसमें से एक छोटा एस्टेरॉयड डिमॉर्फस को चुना गया जो बड़े एस्टेरॉयड डिडीमोस के चक्कर लगा रहा था और इसकी दूरी हमारी अर्थ से लगभग 11 मिलियन किलोमीटर दूर थी। और फिर 26 सितंबर 2022 को एक डार्ट स्पेसक्राफ्ट को लगभग 22,500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सीधा डिमॉर्फस एस्टेरॉयड से टकरा दिया गया, जिसमें साइंटिस्ट का एम उस एस्टेरॉयड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना नहीं था बल्कि उसकी स्पीड या डायरेक्शन में चेंज करना था। जिसमें साइंटिस्ट देखना चाहते थे कि क्या एक छोटा स्पेसक्राफ्ट इतने बड़े एस्टेरॉयड की ऑर्बिट में चेंज कर सकता है, और अगर फ्यूचर में कोई एस्टेरॉयड हमारे अर्थ की तरफ आएगा तो हम काइनेटिक इम्पैक्ट वाली टेक्निक का यूज करके उसके पाथ को चेंज कर सकते हैं। देखो, इसे ऐसे समझो, हमारी अर्थ सन की ऑर्बिट कर रही है और अगर कोई एस्टेरॉयड हमारे अर्थ से टकराने वाला होगा तो इसका सबसे ज्यादा चांस होगा कि एक खास समय पर दोनों एक ही जगह पर पहुंचने वाले होंगे। और अगर हम कैसे भी उस एस्टेरॉयड की स्पीड या डायरेक्शन में चेंज कर पाए तो इससे होने वाला इम्पैक्ट टल सकता है। मतलब अगर हम उस एस्टेरॉयड का रास्ता ही बदल दें तो वो दूसरी डायरेक्शन में निकल जाएगा और उसकी स्पीड चेंज करने पर वो उस खास इम्पैक्ट पॉइंट पर थोड़ी देर में पहुंचेगा, जब तक हमारी अर्थ अपनी ऑर्बिट करते हुए आगे निकल चुकी होगी। और जितना हमने डार्ट मिशन के बारे में सोचा था, रिजल्ट उससे बहुत ज्यादा अच्छे निकले, क्योंकि टक्कर से पहले डिमॉर्फस एस्टेरॉयड अपने बड़े एस्टेरॉयड का चक्कर लगभग 11 घंटे 55 मिनट में लगाता था और टक्कर के बाद यह टाइम लगभग 11 घंटे 23 मिनट का रह गया। मतलब इसकी ऑर्बिट करने में लगभग 32 मिनट का बदलाव हुआ, जहां पर साइंटिस्ट को केवल 70 से 73 सेकेंड्स की उम्मीद थी। लेकिन सोचो, अगर वो एस्टेरॉयड टूट जाए तो हमारी अर्थ की तरफ कई छोटे छोटे पत्थर आ सकते हैं जिन्हें ट्रैक कर पाना और भी मुश्किल हो जाएगा, जो हमारी सैटेलाइट और ISS को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखते हुए साइंटिस्ट उस एस्टेरॉयड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बजाय उसकी स्पीड या डायरेक्शन को चेंज करने में ज्यादा ध्यान देते हैं। और काइनेटिक इम्पैक्ट वाली टेक्निक अक्सर ऐसे एस्टेरॉयड पर यूज की जाती है जो थोड़े से ठोस हों। लेकिन अगर एस्टेरॉयड सिर्फ मलबे का ढेर है या हमारे पास उस एस्टेरॉयड को रोकने के लिए काफी समय है, तो ऐसे में हम ग्रेविटी ट्रैक्टर वाली टेक्निक का यूज करते हैं। देखो, यूनिवर्स में हर एक चीज जिसका मास है वो अपने मास के हिसाब से ग्रेविटी जरूर क्रिएट करता है। इसी बेसिस पर साइंटिस्ट एक भारी स्पेसक्राफ्ट को उस आ रहे एस्टेरॉयड के बहुत पास ले जाते हैं, लेकिन स्पेसक्राफ्ट उस एस्टेरॉयड से टच नहीं करता, जिससे उस एस्टेरॉयड और स्पेसक्राफ्ट की ग्रेविटी एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। सोचो, वो स्पेसक्राफ्ट और एस्टेरॉयड अगर ज्यादा भारी हुआ तो वो दोनों आपस में टकरा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि उस स्पेसक्राफ्ट पर आयन थ्रस्टर्स लगे होते हैं जो उसकी स्पीड और डायरेक्शन को मेंटेन रखते हैं। और जब वो स्पेसक्राफ्ट और एस्टेरॉयड एक दूसरे के पास आने लगते हैं तो स्पेसक्राफ्ट में लगे आयन थ्रस्टर्स चालू हो जाते हैं जो उस स्पेसक्राफ्ट को उस एस्टेरॉयड से दूर पुश कर देते हैं। लेकिन अगर आप गौर करो तो यहाँ पर एक ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि उस स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स या एग्जॉस्ट का धुआं अगर सीधे एस्टेरॉयड पर गिरेगा तो वो एस्टेरॉयड को दूसरी डायरेक्शन में पुश कर सकता है। लेकिन हमारे पास इसका भी सोल्यूशन है, जिसमें स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स को तिरछा लगाया जाएगा जिससे उसकी गैस एस्टेरॉयड के आसपास से निकल जाए, और इस तरह से ग्रेविटी से हम उस एस्टेरॉयड की स्पीड और डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास समय बहुत ही कम है और एस्टेरॉयड भी ज्यादा बड़ा है तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का, जिसमें सबसे पहले ट्राई किया जाता है कि हम उस बम को एस्टेरॉयड की सरफेस से थोड़ी दूरी पर फोड़ें, जिससे बम फटने के बाद उससे निकलने वाली पावरफुल एक्सरेज एस्टेरॉयड की ऊपरी सतह को वेपोराइज कर देंगी। ये भाप एस्टेरॉयड से इतनी तेजी से बाहर निकलती है कि ये एस्टेरॉयड को अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर सकती है, और इसमें हमें फायदा ये होगा कि एस्टेरॉयड टूटे बिना अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है तो हमें बम को उस एस्टेरॉयड के सरफेस पर ही फोड़ना पड़ेगा। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि
किसी एस्ट्रॉयड की सरफेस को तो पिघल जाना चाहिए, वो भाप क्यों बन जाएगी जो उस एस्ट्रॉयड को दूसरी डायरेक्शन में पुश कर सके। इसे अच्छे से समझने के लिए इमेजिन करो कि आप अर्थ पर एक बर्फ के टुकड़े को हीट दोगे तो पहले वो बर्फ का टुकड़ा मेल्ट होगा और फिर उसे और ज्यादा हीट देने पर वो उबलने लगेगा या वेपोराइज होने लगेगा, और जितनी ज्यादा तुम उसे हीट दोगे वो उतनी ही जल्दी वेपोराइज भी होगा। लेकिन स्पेस में रूम टेम्परेचर पर या थोड़ी सी ही हीट मिलने पर बर्फ ठोस से सीधा वेपोराइज होने लगेगी, और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 0 है, इसीलिए वो सीधे ठोस से ही वेपोराइज हो जाएगा। देखो हमारी अर्थ पर हवा का प्रेशर मॉलिक्यूल्स को आपस में दबाया बांधे रखता है और उनके पास अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी होने के बावजूद भी वो भाप बनकर नहीं उड़ पाते। लेकिन स्पेस एक वैक्यूम जैसा है जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 0 है, इसीलिए वहाँ पर मॉलिक्यूल्स थोड़ी सी ही काइनेटिक एनर्जी मिलने पर वो भाप बनकर उड़ जाते हैं, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने पर वो मॉलिक्यूल्स किसी एस्ट्रॉयड की सरफेस से इतनी तेजी से भाप बनकर उड़ते हैं जो उस एस्ट्रॉयड को अपोजिट डायरेक्शन में अच्छा खासा पुश कर देता है। इसीलिए जब बॉम्ब की एक्सरेज उस एस्ट्रॉयड से टकराती हैं तो वो निकलती हुई गैसेस उस एस्ट्रॉयड के लिए रॉकेट इंजन की तरह काम करती हैं। जैसे रॉकेट के पीछे से निकलने वाली गैस उस रॉकेट को आगे की ओर पुश करती है, और इस टेक्निक से हमें फायदा ये होगा कि इस प्रोसेस में एस्ट्रॉयड खुद अपने लिए एक फ्यूल का काम करेगा, और शायद फ्यूचर में हम इसी बेसिस पर लेजर वाली टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें एक पावरफुल लेजर बीम को अर्थ या स्पेस से उस एस्ट्रॉयड की सरफेस पर एक जगह पर फोकस किया जाएगा, जिससे उसकी सरफेस गर्म होकर के वेपोराइज होने लगेगी। और क्योंकि ये लेजर घंटों या दिनों तक चालू रखी जाएगी, इसीलिए ये एक एस्ट्रॉयड को लगातार एक डायरेक्शन में पुश कर सकती है।